बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एलएलबी पार्ट 3 का जो पेपर 1 है और जिसके 3 पोर्शन आप जानते हैं, उनमें से जो वेरी फर्स्ट पोर्शन है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और जिसकी मार्क्स डिवीजन अगर देखें तो 20 मार्क्स की है। उसका एक पहला वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। और आप 5 ईयर्स के पेपर उठा के देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। तो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान ज़बान में मैंने ये मटेरियल आपके लिए डिज़ाइन किया है, बड़ी एफर्ट करके। तकरीबन कुछ 7-8 घंटे का टाइम लगता है इस सारे मटेरियल को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और आपके जो कैपेबिलिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, उसके मुताबिक इसको अडेप्ट करने के लिए, इसको ढालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। और स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन का जो टाइटल है, डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके जो सैलेंट फीचर्स हैं, यानी उसके जो नुमाया खद्दो खाल हैं, उसके जो डिस्टिंग्विश करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियाँ हैं, खसूसियात हैं जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है, उनको डिस्कस कीजिए। और उसको फिर क्रिटिकली हमने एवेल्यूएट भी करना है और इसके ऊपर जो की तनकीद है उसको भी हम देखेंगे। इम्तिहान में क्वेश्चन ना सिर्फ इस तरह आया हुआ है कि इसको डिस्कस करें, बल्कि इसके साइलेंट फीचर्स का तो खैर आता ही है। बाज़ का जो है वो इसके ऊपर सवाल देता है कि उसके ऊपर जो तनकीद की गई वो भी आप डिस्कस कर दीजिए। तो वो मैंने नीचे एक पोर्शन इसका थोड़ा सा बनाया है। पहले आपको मैं सारे क्वेश्चन का ओवरव्यू दे लूँ, फिर इसका मतलब ये हुआ, ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसकी बैकग्राउंड पे हम जाएंगे और बैकग्राउंड के बाद जो है, ये बैकग्राउंड मैंने थोड़ी सी डिटेल के साथ लिखी कदरे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप मटेरियल जो है वहाँ पे आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ये इसके की फीचर शुरू होते हैं जो कि इस हमारे क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और इसके ये कोई 7 to 8 पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। और इसके बाद एंड पे जाके अगर आप देखेंगे तो मैंने जहाँ पे इसका जो कंक्लूजन दिया है, इसके कंक्लूजन के बाद, ये कंक्लूजन है इसका, और इसके बाद जाकर मैंने ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर दिया है कि इसके ऊपर तनकीद की गई है कि किस तरह से थोड़े से इसके प्लस पॉइंट, और जहाँ पे ये निशाना तनकीद बनाया गया मुकामी लीडरशिप की जानब से उस ज़माने की, तो उसको भी मैंने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको हम पूरे कोशिश करेंगे कि आपको ना सिर्फ इसका जो है पूरे नॉलेज जो है आपको दें, बल्कि हम आपको इसके जो रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी पंजाब की या दीगर एग्ज़ाम जैसे CSS का एग्ज़ाम है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको ढाला जाए। तो आइए स्टूडेंट्स का आगाज़ करते हैं कि इसके साइलेंट फीचर। लेकिन साइलेंट फीचर से पहले हम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में आती है, और बल्कि मैं दौरान लेक्चर जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था लास्ट टाइम कि सर ये चैप्टर तो ये पोर्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जो और पाकिस्तान जो 1947 में बना है, तो पाकिस्तान इस्टेब्लिश हो रहा है 1947 में, तो हम देखना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को। तो ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो एक्ट है, जो दस्तूर है, ये एक्ट जो है ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जाहिर बात है कि जी इसका इम्पैक्ट है, इसका असर है। 1950 में इंडिया ने अपना पहला आइन बना लिया था, उसके ऊपर भी मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन एक्ट जो है ना, उसके अंदर भी ये शामिल है बातें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का अपना भी कोई आइन नहीं था, जाहिर बात है। तो पाकिस्तान ने भी इसके अंदर अमेंडमेंट करके, इस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को अंदर अमेंडमेंट करके, थोड़ा सा रद्द बदल करके, चेंजिंग्स करके, इसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे लिया था, यानी अबूरी आइन के तौर पे कि जब तक अपना आइन नहीं बनता फिर हम इसको उस वक्त तक यूज़ करते हैं। और फिर पाकिस्तान ने 1956 में जाकर, यानी इंडिया से 6 साल बाद जाकर, हमने अपना जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ाइन किया था। तो ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का जो मेजर पोर्शन है ना, मैं आपको बता दूँ, ये इस वास्ते सिग्निफिकेंट है, इसीलिए इसको वेरी फर्स्ट टॉपिक रखा गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को समझने के लिए ये ज़रूरी है। और मैं बारहा बता रहा हूँ कि मेजर पोर्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आप या कह लीजिए एक्ट कहते थे, इस एक्ट का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे तीनों आइन के अंदर, या हमारे मुल्क के जो 3 बड़े आइन है, 56 का, 62 का और 1973 का, उसके अंदर इसको, इसकी बहुत सारी बातें जो हैं वो शामिल की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं, बल्कि कॉपी किया गया है। हमें ये कहना चाहिए कि इंडिया वालों ने भी, यानी भारत ने भी इसको कॉपी किया है और हमने भी इसकी बहुत सी बातों को कॉपी किया है, क्योंकि जो ब्रिटानिया था, जिसके हम ज़ेरे तसल्लुत थे, वो तो साल खा साल से इन चीज़ों के ऊपर, जो अपनी पार्लियामेंट्स के ऊपर अंदर और अपने
मुल्क के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक मशीनरी पूरी उनके पास एक मौजूद थी, जो कि दसातीर आइन और दस्तूर तरीके आइन वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका जब जवाब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो लेते हैं। द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हम इसके देखिए, इसको 1935 यानी कि आपने ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 भी कह सकते हैं या एक्ट ऑफ 1935 भी कह सकते हैं। वॉज द सेकंड माइलस्टोन, ये एक सेकंड माइलस्टोन था। ये जो माइलस्टोन होता है ना, इसका मतलब संगे मील को कहते हैं। संगे मील था, माइलस्टोन था टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। किस जन्म ये माइलस्टोन था? एक जिम्मेदार किस्म की आइनी हुकूमत की जानब। यानी इससे पहले तो सारी बात है कि बरतानिया जो है वो इससे पहले भी वैसे 1919 में भी एक वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, एक्ट लेके आए थे, वो मैंने यहाँ पे इसका जिक्र भी कर दिया है। तो ये सेकंड माइलस्टोन था। पहला माइलस्टोन ये 1919 का एक्ट था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 ये पहला माइलस्टोन है, और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 ये सेकंड माइलस्टोन है। ये जहन में रखिए। अच्छा, मैंने इसका इंट्रो स्टूडेंट्स इस तरह एक जिसे कहते हैं ना कि टू द पॉइंट और बड़ा स्ट्राइकिंग किस्म का दिया है। अगर आप इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और बैकग्राउंड जो आगे दिया है, तो शुरू से अगर आपने एक दो तीन जो है ना, मतलब दो सफ़ात जो है अच्छे लिख डाले ना, तो आपका अच्छा तासुर जो है वो ज़रूर कायम हो जाएगा पेपर चेकर के ऊपर। सो आफ्टर द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, तो याद रखिए ये पहला एक माइलस्टोन है और ये दूसरा माइलस्टोन है। दिस एक्ट वाज पास्ड, और ये एक्ट पास हुआ था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और याद रखें, जब बरतानिया वाले यहाँ पे हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, तो वो जो भी आइन वगैरह लेके आते थे या जो भी दस्तूर लेके आते थे, वो सारे का सारा जो है वहाँ से यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आता था। तो दैट से उसको वो एक्ट कहते थे। उनके नज़दीक ये एक्ट है, हमारे नज़दीक ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने मुल्क को चलाना था। दिस एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये बरतानवी पार्लियामेंट ने इसको पास किया। दैट वाज वन ऑफ द लेंथीस्ट एक्ट ऑफ दैट टाइम। और उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे लंबा एक्ट था। यानी इतना लंबा एक्ट जो है वो आज तक पहले कभी भी नहीं आया था इंडिया में। यानी 1999 का भी जो एक्ट वो भी इतना लेंथियर नहीं था जितना ये लेंथियर था। इट कंटेन्ड 321 सेक्शन, जिसमें 321 सेक्शंस थे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बात कर दूँ, किसी ने 324 सेक्शन बताए हुए हैं, और कई जगह पे 329 यानी 329 सेक्शन बताए गए हैं। आप तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया है कि मैं कहीं गलत अदाद शुमार जो है वो ना दे बैठूँ। तो इसलिए मैंने देखा है कि 321 सेक्शन हैं, 10 शेड्यूल्स हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, और इसने बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की, एक चेंज लेके आया, शिफ्ट लेके आया इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के निज़ाम हुकूमत में, गवर्नेंस में। लो जी, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों लाया गया। बहुत से मुहरक़ात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कॉजेज़ हैं, लेकिन चार बड़ी वजूहत मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जिसकी वजह से ये आइन जो है, ये जो एक्ट है, ये बरतानिया को यानी ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ पे लाना पड़ा। याद रहे, मैंने स्टूडेंट्स कहा कि लाना पड़ा, यानी ये उनकी मजबूरी बन गई थी। टेल द 20वीं सेंचुरी, क्योंकि 20वीं सदी की शुरू यानी 1905 2 3 4 5 की बात कर रहा हूँ, तो ये 20वीं सेंचुरी कहलाएगी। द 20वीं सेंचुरी, द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के जो लोग थे, हैड स्टार्टेड गेटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनके अंदर सियासी शऊर आना शुरू हो गया था। 1881 में आपको पता है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद A.O. हयूम ने रखी थी, और इसके बाद 1906 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी ढाका के मुकाम पर क़याम पजीर हो चुकी थी। तो ये देखें, ये वो दौरानिया है, ये वो ड्यूरेशन है, ये वो अरसा है जब पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है यहाँ पे मुकामी लोगों के हाँ जो आना शुरू हो गई थी, और पॉलिटिकली वो अवेयर हो गए थे, और वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी चाहते थे। और वैसे भी एक अरसा हो गया था उन्हें महकूम हुए। बरतानिया ने 1857 से हमें अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, और तकरीबन इस बात को भी 50-60 साल का अरसा गुजरने को था, और फिर दूसरी पहली जंग अज़ीम भी लगने वाली थी। बरतानिया पंगे भी बहुत ले रहा था, ज़ाहिर बात है, उसने जगह जगह जो है वो छेड़खानियाँ की हुई थी, और वो वॉर्स जो है उसे लड़नी पड़ रही थी, और इसके लिए उसे यहाँ पे फ़ौजियों की ज़रूरत थी, और भी इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ये 50 साल के बाद ही 50 साल 60 साल के बाद एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की सूरत में यहाँ पे लोग उठ खड़े हो रहे थे। द हिंदूज हैड मेड देयर पॉलिटिकल पार्टी, और हिंदुओं ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कांग्रेस बना रखी थी, जबकि पाकिस्तान ने मुस्लिम ने अपनी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाई हुई थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी। दीज पार्टीज वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और ये गुजरते दिन के साथ ही मोर इन्फ्लुएंशियल बासर भी होती जा रही थी, और ताकतवर होती जा रही थी, ये पार्टियाँ मजबूत होती जा रही थी, जबकि बरतानिया उधर से इंटरनली वीक हो रहा था। वीक इसलिए हो रहा था बरतानिया वहाँ पे, क्योंकि यूरोप के अंदर आप जानते हैं कि पॉलिटिकली वो अपहीव हुआ था, जंगें लगी हुई थी,
पहली जंग अजीम जो है वो एट द पीक थी, मोर इन्फ्लुएंशियल विद द पैसेज टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। तो ये पार्टी जब स्ट्रॉन्ग हो रही थी तो इस बात से अपनी बात, अपने तफजात और अपने मुतालबात भी वो पेश कर रही थी। दे आल्सो वांटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो भी सियासी पार्टिसिपेशन चाहती थी, सियासी शमूलियत चाहती थी। मोर ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड, पहली जंग अजीम भी शुरू हो चुकी थी, एंड इट हैड वीकेंड, और इसने कमज़ोर कर रख दिया था ग्रेट ब्रिटेन को, बरतानिया को इंटरनली अंदर से ही। मोर ओवर ब्रिटेन नीडेड इंडियाज हेल्प, और इसलिए बरतानिया वालों को ज़रूरत थी इंडिया की हेल्प की द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम में। क्योंकि जारी बात है उस ज़माने में ज़्यादा फिजिकल कॉम्बैट जो है वो ज़्यादा होती थी, नंबर ऑफ़ फोर्सेस की बुनियाद पे, यानी फ़ौजियों की तादाद की बलबूते पे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, इसलिए यहाँ से वो फ़ौजी भर्ती करके वहाँ भेजते थे ट्रेन करके। और यहाँ इंडिया पाकिस्तान के अंदर उस वक्त इंडिया जो यूनाइटेड इंडिया था, आप जानते आबादी तब भी बहुत ज़्यादा थी। सो द ब्रिटिशर्स ज़्यादा बरतानिया वालों ने हैड रियलाइज, ये महसूस कर लिया था दैट दे वुड हैव टू एक्सेप्ट द डिमांड्स, कि उन्हें अब मुतालबात मानने पड़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, विल हैव टू का मैंने इस्तेमाल किया है, वुड हैव टू एक्सेप्ट द डिमांड्स, उन्हें मुतालबात मानने पड़ेंगे और इंडियंस के। सो दे डिसाइडेड, लादा उन्होंने फैसला लगा तो ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, के वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लेके आएँ, आइनी इस्लाहात लेके आएँ, रीफॉर्म करें, उनको रीशेप करें। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब था फिर से दस्तूर को, आइन को, एक्ट को रीशेप किया जाए अंडर द प्रेशर ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, इन हालात के दबाव में आकर। देयरफॉर एट फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1999 वाज इन्फोर्स्ड, पहले तो उन्होंने 1919 का आइन मैंने आपको बताया एक्ट नाफज किया, और ये भी सेटिस्फैक्ट्री साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये भी कुछ ही मतलब सालों बाद ही कह लीजिए कि मुकामी लोगों की ज़रूरियात वो पूरी करने से कासर था, उनकी डिमांड्स, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करने से कासर था। वो शुरू से डे वन से इसके ख़िलाफ़ जो वो बोल रहे थे, लेकिन वो उस वक्त पॉलिटिकली ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन 1919 के बाद तक तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। देयर वाज ए ग्रोइंग डिमांड, एक बढ़ती हुई मुतालबा था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, आइनी रिफॉर्म्स का, बाय इंडियन लीडर्स की जानब से। देयरफॉर साइमन कमीशन, तो सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने उठाया वो साइमन कमीशन जो वो भेजा उन्होंने इंग्लैंड से, बरतानिया से ये कमीशन आया था जिसको साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी सी आपको मैं नॉलेज दे दूँ कि ये 6 लोगों पर मुश्तमिल एक कमीशन था, एक कमेटी थी, एक ग्रोह था जो कि बरतानिया से आया था। मसला ये था कि ये कमीशन जो है ये सारे के सारे ब्रिटिश लोगों पर मुश्तमिल था, यहाँ पे मुकामी लोगों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था, तो दैट्स वाई इसको तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो है वो एक नेचुरल बात थी। तो अंग्रेज़ जो हैं आइनी इस्लाहत के लिए साइमन को एक भेजा कि वो रिपोर्ट पेश करे कि वहाँ पे क्या हालात है, लोग क्या चाहते हैं, और हमारे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनका किस तरह तयन किया जा सकता है। तो साइमन कमीशन जो है वह सेंट इंडिया फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो मजीद कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए भेजा गया आफ्टर द फेलियर साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन को यहाँ पे एक तरह से मुंह की खानी पड़ी, बस वो रिपोर्ट उन्होंने ज़रूर मुरतब कर रही, लेकिन जो है साइमन कमीशन जो है वो बड़ी हद तक कामयाब ना हो सका। और फिर 1928 में पंडित लाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट शाया कर दी कि हमारे ये तफदात है। साइमन कमीशन को उन्होंने उसके रिपोर्ट के अगेंस्ट जो है वो 1928 जो है उसमें नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में भी हम जानते हैं कि वो उन्होंने अपने ही जो हिंदू जो कम्युनिटी थी और वो जो हिंदू एरियाज़ थे और जो हिंदू जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका ही जिक्र उन्होंने ज़्यादातर किया। मुसलमानों को तो उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुछ दिया ही नहीं गया था, कोई बात ही नहीं की थी, कोई मुतालबा ही नहीं किया गया था। लिहाजा नेहरू रिपोर्ट के फ़ौरन बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 निकात पेश कर दिए विच डिससेटिस्फाइड द मुस्लिम, जिस मुसलमान गैर मुतमिन हो गए। इन रिस्पॉन्स इसके बदले में कायद आज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स, कायद आज़म ने 14 निकात पेश कर दिए, अपने 14 मशहूर फेमस जो है वो 14 पॉइंट्स पेश किए। और फिर इसके बाद जो है एक और सिलसिला हुआ, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, आप जानते हैं। देन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर 3 राउंड टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज़ की गई 1930 में, 1931 में, 1932 में। आप ये कह सकते हैं कि 1930 से लेकर 1932 के दौरान 3 दफ़ा लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज हुई। और फिर कीपिंग इन व्यू, और फिर इन चीज़ों चारों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। सारी बात है, एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, एक नेहरू रिपोर्ट आ गई, दूसरा जिन्ना के 14 निकात आ गए, तीसरा सजेशन आ गई। इसको हम सजेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिकमेंडेशन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेशन। दी रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज की रिकमेंडेशंस भी आ गई। इससे क्या हुआ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट, और उन्होंने ना सिर्फ आइन को पास कर दिया बल्कि इन्फोर्स भी कर दिया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को। ये 1 अप्रैल 1935 को इन्फोर्स हुआ था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था। अब इसके जो है हम की फ़ीचर्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। की फ़ीचर्स इसके जो है नुमाया ख़त-ओ-क़ाल, इसके नुमाया पहलू वो देखते हैं। बुनियादी कह लीजिए, साइलेंट फीचर्स कह लीजिए, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। एक तो ये रिटन एक्ट था जी, पहली बात ये है
कि ये एक रिटर्न एक्ट था, यानी तहरीरी आइन था। वैसे तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 भी रिटर्न फॉर्म में था, लेकिन ये भी रिटर्न फॉर्म में था, क्योंकि इसके फीचर की बात करनी तो रिटर्न फॉर्म में बताया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में था, विच कंसिस्टेड ऑफ 14 पार्ट्स और 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। ये मैंने आपको आदात-ओ-शुमार पहले भी बताया, और अगर आप इसको मार्कर के साथ हाई हाईलाइट करके लिखेंगे पेपर में तो एक अच्छा तासुर जाता है कि स्टूडेंट्स को पता है कि इसके 14 पार्ट्स थे, इसके सेक्शन 321 थे और इसके 10 शेड्यूल्स थे। सबसे पहली जो बात जो है जो इस आइन की अट्रैक्ट करती है ना, इस एक्ट की, वो ये था कि क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो बनाएगी। फेडरेशन पहले वर्ड हम आपको बताते हैं कि ये फेडरेशन वर्ड क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 सूबे हैं और इन 4 सूबों के ऊपर एक वफाक है, ठीक है, जो कि इन तमाम यानी यहाँ पे इनके इख्तियारात अपने अपने हैं। सूबाई सतह पे हमारे पंजाब के, हमारे सिंध के, NWFP के और बलूचिस्तान के, इनके अपने अपने एक मतलब क्या कि एक सिस्टम है, पूरा एक निज़ाम है, उनको इख्तियारात दिए गए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर एक वफाक बैठा हुआ है जो कि उसको कैसे कंट्रोल करके रखता है, एक इकट्ठे करके रखता है, यूनिफाइड करके रखता है। तो ऐसा ही उन्होंने भी, अंग्रेज़ों ने ही तजवीज़ दी थी, और बल्कि हमने ये तजवीज़ ली है उनसे, हमें ऐसा कहना चाहिए। ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से ही हमने कॉपी किया है इस चीज़ को। तो अंग्रेज़ों ने ये वफाकी फेडरेशन की एक जो है ना वो एक जो है वो एक एग्जांपल जो है सबसे पहले कायम की थी यहाँ पे बरसगीर में। सो वन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रपोजल, और उसकी सबसे अहम जो प्रपोजल थी वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। वो ये था कि इसको एक फेडरेशन बना दिया जाए और इसके नीचे जो स्टेट्स हैं वो इसके अंडर रह जाएं। जैसे देखें क्या था, विच इंक्लूडेड, और इस फेडरेशन में शामिल क्या थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया यानी ये हिंदुस्तान पूरा जो है, यानी जब तक पाकिस्तान इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो ये ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। तो ये ब्रिटिश इंडिया था एंड द प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स शामिल थी। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है, प्रिंसली स्टेट्स क्या, ये आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने ना स्टूडेंट्स, आपने प्रिंसली स्टेट्स को ना यहाँ तक ऐसे लिखना है। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसकी प्रिंसली स्टेट्स की वजाहत की ना, 5-6 लाइनों की, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये आपने याद नहीं करना, बस आपने इसको याद रखना है, लिख के वहाँ पे पेपर में नहीं लिखना बेशक। हाँ, अगर किसी की राइटिंग कैपेसिटी अच्छी है और वो लर्निंग कैपेसिटी अच्छी रखता है, अच्छा याद कर लेता है, रट्टा लगा लेता है जिसे कह लीजिए, फिर उसका जिक्र ज़रूर कर दे, अच्छा है। प्रिंसिपल स्टेट्स क्या है, ज़रा आप इसको सुन लीजिए। अब ये बात तो स्टूडेंट्स ये तयशुदा है ना कि इंडिया एक वसी और ही रकबे में फैला हुआ एक बरसगीर है पूरा, एक आप जानते हैं उस ज़माने में बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था, भारत और पाकिस्तान भी था। तो आप अंदाज़ा करें कि हाउ लार्ज दैट एरिया वॉस, ये एरिया कितना वास्ट था जिनके ऊपर अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। तो फिर उसके अंदर फिर कोई स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स भी बनाई गई थी। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रिंसली स्टेट थी हमारा सेमी ऑटोनॉमस जो है रीजन्स, ये थोड़े से नीम खुद मुख्तारी वाले इलाके थे। यानी वैसे तो पूरे बरतानिया का पूरे इस बरसगीर के ऊपर कंट्रोल था, लेकिन बरतानिया ने बड़ी चालाकी और मकारी के साथ, ताकि बगावत ना हो और यहाँ पे अपनाइत का एक तासर जो है वो लोगों के अंदर वो हमेशा उठा रहे, पैदा रहे और बगावत की तरफ वो ना जाए, उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी, यानी कुछ ऐसे रीजन बनाए हुए थे जिनको पूरी तरह खुद मुख्तार नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ इख्तियार अपने पास रखे हुए थे और कुछ उनको दिए हुए थे प्रिंसली स्टेट्स को, रूल्ड बाई लोकल मिनार्स, और जिसमें जो मुकामी बादशाह थे, मुकामी जो शहजादे थे, नवाब थे, जागीरदार थे, वो या निज़ाम थे, वो उसको कंट्रोल करता। अभी मैं नाम लूँगा तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि मैं किसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अंडर द सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और ताज बरतानिया के तहत, ब्रिटिश क्राउन और ताज बरतानिया के मातहत रहकर। सो दीज स्टेट्स, और ये जो रियासतें थी, दीज स्टेट्स जो थी, प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है, और नॉट डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश। इसके ऊपर बरतानिया बरह रास्त तो हुकूमत नहीं करता था, खुद कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपने जो नॉमिनेट किए गए जो नवाब थे, महाराजा थे, राजे थे, नवाब थे, नाज़िम थे, उनको किया हुआ था। जैसे कश्मीर का मसाला लें, यानी कश्मीर की स्टेट के ऊपर जो है महाराजा जो है हरी सिंह जो है उस वक्त हुक्मरान था। महाराजा हरी सिंह जब जो है वो आपको याद होगा कि जब डिवीज़न हो रही थी इंडिया की और एफिलेशन की बात हुई थी कि किसके साथ एफिलेट करना है इसको या किसके साथ एफिलेट होना है, तो उसकी एक मिसाल तो वो आपको मैं दे रहा हूँ कि उसका जो महाराजा था हरी सिंह जो है वो उसका रूलर था एट दैट टाइम, लेकिन वो जाहिर बात है कि किसके ताबे था, वो अंग्रेज़ों के ताबे था। ये एक प्रिंसली स्टेट थी उस वक्त, हम जानते हैं। और मैं आपको बता दूँ 562 जो है छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो थी वहाँ पे, और जो साइज़ में वेरी करती थी, यानी हर प्रिंसली स्टेट
एक साइज़ की नहीं थी, एक रकबे वाली नहीं थी, एक आबादी वाली नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज से ये प्रिंसेस स्टेट थी। उनकी तादाद 562 थी। द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट्स वर ऑफन किंग्स, और अक्सर ये बादशाह किंग के तौर पे कौन होते थे? राजे, महाराजे, नवाब और नाजिम, निज़ाम वगैरह होते थे, डिपेंडिंग ऑन लोकल ट्रेडिशंस, और डिपेंड करते थे लोकल ट्रेडिशंस पर। तो इस तरह जो है ये पूरा एक सिलसिला था यहाँ पे राजों महाराजों का एक सिलसिला जो है यहाँ पे एक कायम था ये प्रिंसली स्टेट्स का। तो ये प्रिंसली स्टेट्स की टर्म आपको समझ आ गई होगी। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेडरेशन, इस फेडरेशन का मकसद वाज टू ब्रिंग टुगेदर द प्रोविंसेस, वो ये था कि इन सूबों को इकट्ठा किया जाए, गवर्न डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश, जिसे बरताने वाले डायरेक्ट क्या करें, गवर्न करें, चलाएं, एंड द प्रिंसली स्टेट्स को भी, विच हैड वेरिंग डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, जिनको इलाकाई लिहाज से खुद मुख्तारी तो दी गई थी, लेकिन वो वेरी डिग्रीज पर थी। वेरी डिग्रीज मुराद था मुख्तलिफ दर्जे की, उन्हें मुख्तलिफ दर्जों की खुद मुख्तारी दी गई थी, किसी को ज़्यादा दी गई थी, किसी को कम दी गई थी। हाउएवर द फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज, ताम ये फेडरेशन जो है कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो सकी, कभी ये बन ना सकी पूरी तरह। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इनको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनको ऑप्शन रखेगी तो चाहे तो इसके साथ शामिल हो जाएं और चाहे तो शामिल ना, और वो शामिल हुए भी नहीं। ये सबसे दूसरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, यानी सूबाई सतह पे यहाँ पे ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको खुद मुख्तारी दे दी गई। सूबे जो है ना उस वक्त इंडिया के उन्होंने को सूबे जो बनाए हुए थे, और 11 बड़े सूबे जो है वो गालबन बनाए हुए थे, और उनको उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, यानी खुद मुख्तारी दे दी। इससे पहले वो खुद मुख्तार नहीं थे कुछ शोबा जात में, भी आपको मैं शोबे बताता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ग्रांटेड गेव सिग्निफिकेंट, ये ग्रांटेड का माना देना होता है, इसलिए मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया, सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, उन्होंने काफ़ी हद तक दे दी थी खुद मुख्तारी। द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ए की डिमांड ऑफ द इंडियन लीडर्स, और ये शुरू से उनकी डिमांड थी इंडियन लीडर्स की। और इस तरह जो है ना इट अबॉलिश्ड रिमूव द सिस्टम ऑफ डायरकी, इसने डायरकी के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये डायरकी क्या थी? पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ जितने भी सूबे थे ना, उन सूबों के अंदर डायरकी का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ था। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको बताने लगा हूँ। ये डायरकी क्या थी आपको बताता हूँ। डायरकी जो एक हुकूमत का एक डुअल सिस्टम होता है, एक डबल निज़ाम होता है, दोनों निज़ाम होता है, जिसके अंदर हाफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो बरतानिया के थे, और हाफ उन्होंने यहाँ से मुकामी लोगों से लिए हुए थे। आप उनकी मकारियाँ चेक करें, अंग्रेज़ कितने क्लेवर थे और कितने चालाक थे और कितने होशियार थे, कि देखें इतनी दूर बैठ के वो इस इन एरियाज़ को कंट्रोल करते थे, और थोड़ा सा चोगा मुँह उनके मुँह में भी डाल देते थे, ताकि उनके खिलाफ जो है कोई बड़े दर्जे की बगावत ना हो। वो डिवाइड एंड रूल का मामला भी आपने सुना होगा कि बरतानिया वाले ऐसे करते थे। तो उन्होंने इस तरह ना जो दैट कंटेन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें डायरकी में एडमिनिस्ट्रेटर होते थे हाफ इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटेन इंडियन, और वो सिलेक्ट बल्कि इलेक्टेड नहीं थे बल्कि सिलेक्टेड थे, एंड हाफ सिलेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो आधे लोकल इंडिया से थे और आधे अंग्रेज़ों के थे। सो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और ये डायरकी दरअसल बेसिकली 1919 में जो एक्ट आया था उसमें मुतारफ़ करवाई गई थी। हम बात कर रहे हैं 1935 की, लिहाजा 1919 में मुतारफ़ करवाई गई डायरकी के सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, और 1935 का में 1935 में इसको ख़त्म कर दिया गया, और इसे सूबाई लेवल से उठा के ना, यानी यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन जो सेंटर यानी वो जो मरकज़ था न्यू दिल्ली यानी उस वक्त था, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको क्या कर दिया, मुतारफ़ करवा दिया। यानी छोटी जगह से छोड़ दी ताकि लोग जो है वो खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, इनका मतलब पूरा जी चलो जी सूबे हम चलाते हैं, ऊपर से वफाक जो वो मिलके चलाते हैं। द सिस्टम ऑफ डायरकी हैड डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इसने जो सूबाई सब्जेक्ट्स थे उनको पब्लिक यहाँ पे इससे मुराद हो सकता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद मुख्तलिफ जो शोबे हैं, यहाँ इसके मुराद आप शोबा भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा मसला नहीं है। सब्जेक्ट में ना शोबा जात थे, और जो कुछ सूबाई शोबे थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स में तकसीम थे और इंडियन मिनिस्टर्स में तकसीम थे। आप इसका मैंने ना यहाँ सब्जेक्ट का मैंने रियाया ना लीजिएगा, ये गलती से मैंने इसको मिस आउट करना था लेकिन हो नहीं सका। आप इसका मैंने बहुत से शोबा जात आपने इससे मुराद लेना है, डिपार्टमेंट्स आपने इससे मुराद लेना है, सेक्टर आपने इससे मुराद लेना है। तो पहले जो सूबाई सेक्टर थे वो बरतानिया वालों में और इंडियन मिनिस्टर्स में डिवाइड हुए हुए थे ना, जाहिर बात है डायरकी के तहत आधे यहाँ पे इंडियंस थे और आधे उसमें ब्रिटिशर्स थे। द एक्ट ऑफ 1935 ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ मोस्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और उसने बहुत से सूबाई जो शोबाजात थे उनको उनके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें कौन कौन से शोबे शामिल थे मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने 3-4 लिखे हैं, जिसमें कानून नाफज करने का जो शोबा शामिल था, एजुकेशन का शोबा शामिल था, और एग्रीकल्चर का शोबा शामिल था। ये अंग्रेज़ों ने दे दिया उन्हें, यानी पहले ये सारा उनके हाथ में था, फिर उन्हें इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिया।
वाइल द गवर्नर रिटेन डिस्क्रिटरी पावर, और जबकि गवर्नर ने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात, अपनी मर्जी वाले इख्तियारात जो है स्वाबदीदी इख्तियारात अपने पास ही रखे। ये बरतानवी बाजारी बात है। इन सम एरियाज कुछ इलाकों में हाउएवर डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, लिहाजा डायरकी जो है इंट्रोड्यूस की गई सेंटर में, यानी सूबों को आज़ाद कर दिया गया कि अपने एजुकेशन के मामला, सेहत के मामला, ट्रांसपोर्टेशन के मामला, जितने भी मामला वो खुद देखें, और बाकी जो है वो डायरकी जो है वो उन्होंने सेंटर में मुतारफ़ करवा ली। इसके बाद बेटे डिवीजन ऑफ पावर्स की गई, इख्तियारात की तकसीम की गई। जारी बात है इख्तियारात की तकसीम के लिए उन्होंने 3 तरह के शोबाजात को मैंने बताया ना, को सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो इस तरह उन्होंने 3 तरह की जो लिस्ट है वो मुतारफ़ करवाई। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, और 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इशूड, लिहाजा ये 3 लिस्टें जो हैं शोबाजात की जारी कर देंगी। पहली फेडरल लिस्ट थी, इसमें कौन से शोबा जो है शामिल थे वो आपको बताते हैं, ये डिफेंस फॉरेन ये। और फिर प्रोविंशियल लिस्ट थी, इसमें इसको सिर्फ वफाक ही चला सकता था, और इसको सिर्फ सूबाई यानी सूबे इसको सिर्फ चला सकते थे। इस लिस्ट में शामिल जो शोबाजात थे, और इस लिस्ट में शामिल जो शोबाजात थे उसको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट चला सकती थी, और कॉन्करेंट जो है इसमें दोनों मिल के चला सकते थे। यानी ये इख्तियार था फेडरल के पास इन शोबाजात का, और इस हेडिंग के तहत जो शोबाजात है कि उनका इख्तियार सूबों के पास था, और इस हेडिंग के तहत जो शोबाजात हैं कि उनका इख्तियार मिल के था। आइए देखते हैं कौन कौन से शोबे थे, थोड़ा थोड़ा मेन मैंने डाले हैं। द फेडरलिस्ट कंसिस्टेड ऑफ सब्जेक्ट्स, और जो फेडरलिस्ट थी उसके अंदर जो मौजूआत थे, सॉरी मैं मौजूआत बार बार कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट से मराद है शोबाजात। जैसे डिफेंस का शोबा था, फॉरेन अफेयर्स का शोबा था, और फिर कम्युनिकेशन का शोबा था। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, और इवन करेंसी, यहाँ पे मैंने करेंसी का नहीं जिक्र किया, करेंसी का शोबा भी यहाँ पे था, यानी करेंसी की वो जो रुपया पैसादारी बात है, तो सारा कुछ अपने पास रख लिया। यानी लड़ाई वाले मामला भी अपने पास रख लिए, बाहर के मामला भी अपने पास रख लिए, कम्युनिकेशन भी अपने पास रख ली, और साथ ही साथ जो है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूँकि वहाँ पे बनाया गया था ना, उसका इंडिया का जो स्टेट बैंक इस वक्त है, तो उसमें जो रुपये पैसे के मामले थे वो भी अपने कंट्रोल में रख लिए। इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो पंजाब जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें शामिल थे ये शोबाजात, जैसे मैंने आपको बताया द सब्जेक्ट्स अंडर प्रोविंशियल जुरिडिक्शन सच एज हेल्थ का शोबा दे दिया सूबों को कि सूबे देखें, इसको हमने नहीं देखना, एजुकेशन को देखें और लोकल गवर्नमेंट्स को देखें अपने सूबों में। द कोकोनट लिस्ट अलाउड बोथ द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स, और जो कोकोनट लिस्ट थी, जो तीसरी लिस्ट थी, वो सूबाई हुकूमतों को भी क्या करती थी, इजाज़त देती थी, और फेडरल गवर्नमेंट को भी टू लेजिस्लेट को मिलकर कानून साजी करेंगे। इट वाज द आल्सो डिसाइडेड, ये भी फैसला किया गया दैट द फेडरल लॉ वुड प्रिवेल, कि फेडरल अगर कोई कशमकश पैदा होती है, कोई उलझन पैदा होती है, कोई झगड़ा पैदा होता है, कोई तनाव खिंचाव पैदा होता है, कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, तो मर्जी फिर किसकी चलेगी मर्जी, वफाक की। तो देखें ये चीज़ भी उन्होंने अपने पास रखी, और वो जानबूझ के ज़रिए बात है कि बीच में खराबियाँ पैदा करते थे ताकि जब वो फेडरल लॉ ही वो प्रवेल करे। तो ये सूबाई सतह पे उन्होंने ये कर तो दिया, लेकिन मकारी के साथ किया ताकि वो खराबी पैदा करने के लिए उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। क्योंकि इसकी वजह यह है क्योंकि वो ताकतवर थे, वो चलाक थे, उनके पास वसाइल थे, और यहाँ पे गद्दारों की बता था यहाँ इंडिया पाकिस्तान में आप जानते हैं, यहाँ गद्दार कसरत के साथ आपको मिल जाते हैं। द डिवीजन बिकेम द फाउंडेशनल आस्पेक्ट ऑफ फेडरल, इस तरह एक फेडरलिज्म का जो एक निज़ाम था ना, एक पहलू जो था उसका एक बुनियादी पहलू ये साबित हुआ। बहरहाल अगरचे ये उनके चलाकियों यारियों पर मबनी ये चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिस्टम तो दिया ना, एक निज़ाम तो दिया ना, एक वे तो दिया ना कि किस तरह से चलाना सारा सिस्टम। हम तो ये भी नहीं कर सकते थे, या मुकामी मुसलमान इतने नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर को मुतारफ़ करवाया गया। फिर 2 ऐवानी मुकर्ररा, बाई कैमरल होता है जिसके अंदर 2 ऐवान होते हैं, यानी एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी यहाँ पे मुतारफ़ करवा दिया, और इसी को ही कॉपी किया है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर। देखें हमने 56 में, 62 में और 73 के आइन में हमने ये इसको कॉपी किया है, इंडिया वालों ने भी इस तरह इसको कॉपी किया हुआ है। द एक्ट एस्टैब्लिश्ड है बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, इसने बाई कैमरल यानी 2 मुकर्ररा ऐवान लेजिस्लेचर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज, जिसमें 2 हाउस थे यानी 2 ऐवान थे। पहला द काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी, ये अपर हाउस कहलाता था, और दूसरा फेडरल असम्बली थी। कौन सी? लॉयर हाउस को फेडरल असम्बली करार दिया गया, और अपर हाउस को क्या, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया उस जमाने में। द काउंसिल ऑफ स्टेट वाज टू बी द परमानेंट बॉडी, और ये एक परमानेंट अदारा था, परमानेंट बॉडी थी, और इसके अंदर चेंज नहीं थी क्योंकि सारे गोरे थे इसके अंदर, सारी मोस्टली गोरों के पसंदीदा, गोरों के चूज़ किए हुए लोग थे, इनके सिलेक्टेड लोग थे। और फेडरल असम्बली क्या होती थी, हैड ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल की टर्म इनके लिए लगती है, इलेक्शन के जरिए आए। तो यूं जो है ना ये एक पूरा 2 ऐवान बना दिए, बोथ हाउसेज, और जो दोनों ऐवान थे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, आल्सो में प्रिंसली स्टेट्स के लोग भी शामिल होते थे। प्रिंसली स्टेट्स आपको मैंने बता दिया। द रिप्रेजेंटेटिव वाट टू बी नॉमिनेटेड, रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको नॉमिनेट कौन करता था, रूलर्स हुक्मरान नॉमिनेट करते थे, एंड नॉट इलेक्टेड, इलेक्ट होके नहीं आते थे। यानी वो जो मुस्तकिल अरकान है ना, जो उनके मुस्तकिल बंदे हैं,
वो इलेक्टेड होके नहीं आते थे, वो उनकी मर्जी से होते थे। इट वॉज ए बिग स्टेप टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ताहम ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ जो है, पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप था, कदम था। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सारी बात है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उसको मुतारफ करवाया गया 1935 के एक्ट में। और ये आपको मैंने पॉइंट अभी बता दिया तकरीबन कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है इसने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया, प्रपोज किया। और फिर ये ऐसा आइन वो लेके आया, ऐसा एक्ट लेके आया कि इसे यहाँ पे बता दिया उन्होंने, एलानिया लिख दिया इसके अंदर कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यानी अगर इसके अंदर कोई चेंज लेके आनी है, कोई अमेंडमेंट लेके आनी है, कोई तब्दीली लेके आनी है, तो कौन लेके आएगा? सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, ना कोई यहाँ पे मुकामी सूबाई असम्बली से और ना वफाकी जगह से, वफाक से कोई इसको सेंटर से इसको क्या कर सकता है, प्रपोज मतलब चेंज कर सकता है। हाँ, अगर किसी ने चेंजिंग लेनी है तो उसके लिए क्या है कि वो एक अमेंडमेंट अगर करनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रे कर सकता है। और वो भी प्रे जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिपेंड करती है कि वो उस प्रे को, उस रिक्वेस्ट को माने या ना माने, जो कि दिल्ली की खातर की जानी थी। द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 वाज रिजिड वन, बड़ा सख्त किस्म का कानून था, बड़ा सख्त किस्म का एक रिजिड एक्ट था। रिजिड होता है बेटे जिसको आसानी से ना चेंज ना किया जा सके। नो इंडियन लेजिस्लेचर, और कोई भी इंडियन लेजिस्लेचर जो है कानून साज अदारा, वेदर फेडरल और प्रोविंशियल, चाहे वो फेडरल से हो चाहे वो प्रोविंशियल से हो, बाद ऑथोराइज उसको अथॉरिटी दी नहीं उन्होंने टू नॉट टू मॉडिफाई इट, किसके अंदर मॉडिफिकेशन करे, उसके अंदर चेंज लेके अमेंडमेंट करे। ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑथोराइज, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया था टू मेक अमेंडमेंट चेंजेस इन इट। और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, सॉरी गवर्नमेंट के पास इसका इख्तियार था। इंडियन लेजिस्लेचर कुड ओनली प्रे फॉर ये रिक्वेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते थे बाय सबमिटिंग रेजोल्यूशन, एक करारदाद सबमिट करके, एक करारदाद सबमिट कर सकते थे। वो अब उनकी फिर अपनी मर्जी है कि वो करें, अमेंडमेंट करें या ना करें। सो इट वाज एन इम्पोज, लिहाजा ये एक ज़बरदस्ती, एक ठौंसा गया ना, जिसे कहते हैं इम्पोज करना, किसी के ऊपर नाफज कर देना, किसी के ऊपर थोप देना, ये इस तरह का एक एक्ट था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज को एक्सपेंड किया गया। ये आपको बता देते हैं ये क्या है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज से मुराद है जी राइट टू वोट। यहाँ पे मुकामी लोगों को वोट देने का हक तो दिया गया, लेकिन ओनली 10% लोगों को, यानी सिर्फ 10% लोग जो हैं अबव 18 जो हैं सूझबूझ वाले, वो सिर्फ वोट देने के काबिल थे। सब के सब को इख्तियार नहीं दिया गया उन्होंने, तो उन्होंने सिर्फ 10% को उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को एक्सपेंड किया और क्या 10% को सिर्फ इजाज़त दे दी। तो ये भी चलो मॉडर्न स्टैंडर्ड के लिहाज से तो ये ठीक नहीं था, लेकिन बहरहाल 10% भी बहुत था। यहाँ पे मुकामी जो लोग थे वो इस पर भी थोड़ा सा लीडर्स हैप्पी हो गए। इट अलाउड अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन टू वोट, ऑल इट वॉज ए लिमिटेड प्रोपोर्शन। अगर चाहिए बड़ा महदूद तनासब था बाय द टुडे स्टैंडर्ड, अगर आज के मियार से देखें, आज के हिसाब से देखें, तो इट अलाउड मोर इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। ताहम इससे इंडियंस को अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक मौका तो बहरहाल मिल रहा था, चाहे 10% ही क्यों ना हो। जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आए, यानी अदालती इस्लाहत भी लेके आए वहाँ पे। द एक्ट एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट, इसने एक फेडरल कोड बना दिया दिल्ली के अंदर। इट वाज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और ये अदालती यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था इन इंडिया में। वरना इससे पहले तो अंग्रेजी जज होते थे सारे, और अंग्रेज जजों से वो मुकामी लोगों को इंसाफ की उम्मीद इतनी नहीं होती थी, तो इसलिए उन्होंने ये जुडिशल इंडिपेंडेंस दे दी। दिस कोर्ट हैड जुरिस्डिक्शन, और उसका दायरा अख्तियार था फेडरल मैटर में भी, वो दायरा अख्तियार था, वो फेडरल मैटर को भी देख सकते थे। अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स, और अगर कुछ सूबाई सतह की जो अदालतें थी वहाँ से अगर कोई अपील वगैरह आती है तो उसको भी देख सकते थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट, और अगर जो दस्तूरी झगड़े पैदा होते थे, आईनी कोई डिस्प्यूट पैदा होता था, किसी का तसादम होता था, उसको भी ये कोर्ट देखती थी। और बाद में द एस्टेब्लिश ऑफ दिस जुडिशियल बॉडी, और ये जो अदालती एक अदारा बॉडी कायम की गई, उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया, और से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कायम हुई बाद में। गवर्नर जनरल के इख्तियारात, अगर स्टूडेंट्स आपके पास टाइम हो तो आपने ये 8वीं हेडिंग लिखनी है, वरना 7 हेडिंग जो है इनफ होगी। मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। गवर्नर जनरल के इख्तियारात यहाँ पे तो उनका तयन किया गया था। वाइल द प्रोविंसेस गेंड सम ऑटोनॉमी, अगरचे उनको कुछ हद तक इख्तियार दिए गए थे, खुद मुख्तारी दी गई थी। द गवर्नर जनरल रिटेन सिग्निफिकेंट पावर्स, फिर भी गवर्नर जनरल जिनके ऊपर था उन्होंने सिग्निफिकेंट पावर जो अपने पास रखी हुई थी, पार्टिकुलरली ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट में। ही है डिस्क्रिशनरी पावर, उसके पास डिस्क्रिशनरी यानी डिस्क्रिशनरी पावर थी, स्वाबदी इख्तियार थे, उसका अपनी स्वाबदी होती थी, उसकी अपनी मर्जी होती थी इन एरियाज में, सच एज डिफेंस, जैसे कि डिफेंस के मामले और फॉरेन अफेयर्स के मामले में। एंड को डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी इमरजेंसी की हालत का ऐलान भी कौन कर सकता था? गवर्नर कर सकता था। गवर्नर हैड द पावर टू सस्पेंड नॉर्मल गवर्नमेंट, और सारी बात है कि अगर कोई नॉर्मल हुकूमत किसी सूबे में चल रही है तो गवर्नर के पास इख्तियार था कि अगर वो समझे कि ये इससे जो है वो बरतानिया को, या बरतानिया के जो शाही ख़ानदान है, या शाही उसके जो एक प्रिंसली एक उनका जो पहलू उसको अफेक्ट हो सकता है, तो उसको वो डिज़ोल्व भी कर सकता था।
इसका कंक्लूजन देखते हैं जी। ऑल्दो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज डिड नॉट लीड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, अगर जी हमें बरताने की तरफ से ये जो इंट्रोड्यूस किया गया ये जो एक्ट था, इससे हमें आज़ादी तो नहीं मिली। आज़ादी तो हमें बाद में जाके मिली है, अब बातें और बाद में हमने करना शुरू की हैं। 1935 तक तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं था, हम आज़ादी मांग ही नहीं रहे थे, ना इंडिया वाले आज़ादी मांग रहे थे। हमने तो 1940 में करारदाद पेश की है। ये जो 2 साल की ज्यादती हुई ना इस आइन के तहत, जो इलेक्शन हुए ना कांग्रेसी वजारतों का, एक सवाल हम करेंगे कांग्रेसी वजारतों वाला, उसमें जुल्म की इंतहा होगी मुसलमानों के साथ। तो उसमें आपको याद होगा फिर कायदे आज़म ने ये कहा था, जब ये डिज़ोल्व हुई ना 2 साल बाद ही, तो फिर कायदे आज़म ने यौम निजात मनाने के लिए मुसलमानों को कहा कि शुक्र करो, शुक्र का कलमा पढ़ो। तो ये जो है इसके बाद जो है फिर 1940 में आपको पता है कि लाहौर के अंदर करारदाद हुई थी, हमने लाख बदन का मुतालबा ही कर डाला कि हम इनके साथ रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, इंडिया अंग्रेज़ अगर यहाँ से चले भी जाएंगे ना तो हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमारा रहना इनके लिए मुश्किल है इनके साथ। did not lead to Indian independence, significantly shape the structure of independent Indian। तहाँ इसने स्ट्रक्चर जरूर दे दिया एक आज़ाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पूरा ढांचा मिल गया, इंडिया वालों को भी मिल गया। अंग्रेज जाते जाते वैसे बहुत अच्छे काम भी वैसे करके गए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जैसे रेलवे का निज़ाम हम देखते हैं, हमसे कहाँ रेलवे बनना था, तो ये अंग्रेज ये भी एक काम करके चलेगा कि हमें एक ढांचा दे के चलेगा, हमने उस ढांचे के अंदर थोड़ी बहुत प्लस माइनस करके अपना इन बना लिए हैं। इस तरह इंडिया ने भी किया है। फेडरलिज्म, और फिर फेडरलिज्म इसके अंदर आई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी सूबाई खुद मुख्तारी, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर आया और फेडरल कोर्ट आया, ये इसके चीफ आउटकम निकले, नतीजा निकला इस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का। द एक्ट आल्सो रिप्रेजेंटेड स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, ये सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ हमें ले गया, एक स्टेप हमें ले गया। एंड इट सेट द स्टेज, और इसने इस तरह से एक स्टेज बना दिया, इसने ग्राउंड बना दी, इसने एक ग्राउंड हमवार कर दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, ताकि उसको मोमेंटम मिले। और 5 साल बाद ही देखें, यानी 2 साल कांग्रेसी वजारतों के और उसके 3 साल बाद ही मुसलमानों को मोमेंटम मिल गया, हमें मोमेंटम मिल गया आज़ादी का, और हम चढ़ दौड़े और 7 साल के अंदर फिर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कायम हो गया। इट रिजल्टेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, और फिर 1947 में इंडिया की तकसीम हो गई, आज़ाद हो गया पाकिस्तान, और भारत 2 रियासतें बन गई। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। स्टूडेंट्स ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने गिवन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।